ईरान और इजराइल के बीच जंग और भयावह हो गई है। इजरायली हवाई हमलों में ईरान में कम से कम 224 लोग मारे गए हैं, जिनमें तेहरान के कुछ वरिष्ठ सैन्य कमांडर, परमाणु वैज्ञानिक और नागरिक शामिल हैं। इस जंग के भारतीयों की धड़कनें बढ़ा दी हैं, खासतौर पर उन लोगों की जिनके बच्चे ईरान में पढ़ाई कर रहे हैं। सरकार से वो लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं संघर्ष के बीच भारत ने अपने नागरिकों को ईरान से निकालना भी शुरू कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि 100 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को आर्मेनिया बॉर्डर के रास्ते देश से बाहर निकाला गया, यानी ईरान से बाहर निकाला गया है। इन छात्रों में ज्यादातर जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, जो ईरान के उर्मिया शहर से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। छात्रों को आर्मेनिया बॉर्डर पर नौरदुज चौकी से बसों से निकाला जा रहा है। ईरान में 1500 छात्रों समेत करीब 10,000 भारतीय जो हैं वो इस समय फंसे हुए हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय की माने तो मौजूदा हालात में देश के एयरपोर्ट भले ही बंद हैं, लेकिन लैंड बॉर्डर्स जो हैं वो खुले हुए हैं, यानी जमीनी रास्तों से लोग आ और जा सकते हैं। अब सवाल यह है कि ईरान से ये भारतीय छात्र जो हैं वो वापस कैसे आएंगे। एक बड़ा सवाल यह भी है कि ईरान के अलग अलग शहरों से भारतीय छात्र आर्मेनिया से लगे नौरदुज बॉर्डर पहुंचेंगे। यहां से उन्हें बस से आर्मेनिया के येरेवन एयरपोर्ट लेकर जाया जाएगा। इसके बाद इन छात्रों को हवाई रूट से वापस भारत लेकर आया जाएगा। अब सवाल यह है कि भारत ने आखिर आर्मेनिया को ही क्यों चुना। दरअसल ईरान का बॉर्डर जो है वो 7 मुल्कों से लगता है। ये हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की और इराक। इसके अलावा समुद्री सीमा ओमान के साथ है। आर्मेनिया का बॉर्डर ईरान के प्रमुख शहरों से कम दूरी पर है, यानी तेहरान से कम दूरी पर है। आर्मेनिया के साथ भारत के संबंध भी काफी अच्छे हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा समझौते भी हुए हैं। अब सवाल यह भी है कि ईरान से भारतीय छात्रों को सीधे क्यों नहीं लाया जा रहा है। एक सवाल आपके मन में होगा, उसका भी जवाब आपको बताते चलें कि दरअसल इस समय ईरान और इजराइल के बीच हालात काफी तनावपूर्ण हैं। कई शहरों में हमले हो चुके हैं और सुरक्षा का खतरा बना हुआ है। ऐसे में भारतीय छात्रों को सीधे ईरान से एयरलिफ्ट कराना फिलहाल संभव नहीं है, और यही वजह है कि जो छात्र हैं उनको जमीन के रास्ते लाया जा रहा है। सुलमान साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी बेटी जो है वो ईरान कब गई है, क्या करने गई है, और आखिरी बात जो है उनके साथ क्या हुई, और उन्होंने क्या बताया आपको फ़ोन पे कि क्या सूरत हाल जो है ईरान में इस वक्त बनी हुई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया वालों का, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का, क्योंकि आपकी वसात से हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं आईवान बाला तक। मेरी बच्ची जो है वो मेरी ग्रैंड डॉटर है। वो बच्ची गई है, इसका फर्स्ट ईयर है इस साल, उसको 6 महीने हो गए। वो तो शहीद बिश्ती में वहाँ पे पढ़ते हैं। वो 4 बच्चे इकट्ठे पढ़ते हैं। एक का नाम है, मेरी बच्ची का अदफर मुश्ताक, और दूसरी है सहर, तीसरे का नाम है मुस्कान, और चौथे का नाम है बतूल। वो चौथे एक ही डेरे पर थे। वो 3 दिन रात जो उन्होंने उधर तेहरान में निकाले, तो वो भी रात को जागे थे, हम भी रात को जागे थे। इतनी परेशानी थी वहाँ पर। वो बोलते थे कि रात को वहाँ पर ज़बरदस्त शोर शराबा होता है। तो कल शाम से वो पहुंच गए कोम। फिर कोम पहुंच के उन्होंने सिर्फ इतना मैसेज किया कि वी रीच दिस कोम प्लेस। तो हमें लगता है कि यहाँ पे डिनर, ये चाय वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पे ये लिखा कि आप घबराना नहीं, यहाँ से आप नेट नहीं चलेगा, व्हाट्सअप नहीं चलेगा। फिर कल शाम समझो 10 बजे के बाद हम उनसे बात न कर पाए, न वो हमसे बात कर पाए। और बच्चों की फ़िक्र का एहसास करके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिस मिनिस्टर ऑफ अफेयर्स ने जो कदम उठाया, कि हमें ये अंदाज़ा लगा कि उन्होंने अच्छा कदम उठाया, और वहाँ से तेहरान से या ईरान से या दूसरे जगहों से बच्चों को अब निकालना शुरू कर दिया गया। आधे बच्चे कोम पहुँच गए, आधे बच्चे इससे आगे भी पहुँच गए। हम बड़ा पुरउम्मीद है, हम उनको मुबारक देते हैं कि उन्होंने अच्छा कदम किया। थोड़ा पेरेंट्स में एहसास बढ़ गया कि सरकार भी बहुत कुछ कर सकते है, और सरकार को करना भी है, ये सरकार का फर्ज है। अब कोई सताए हमें बताए में सवाल है कि ईरान से आखिर ये भारतीय जो छात्र हैं वो लौटेंगे कैसे। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि भारत ने आखिर आर्मेनिया को ही क्यों चुना है। और तीसरा सवाल यह है कि ईरान से भारतीय छात्रों को सीधे वापस क्यों नहीं लाया जा रहा है। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ईरान का जो बॉर्डर है वो 7 अलग अलग मुल्कों से सटा हुआ है। बात अगर पाकिस्तान की करें तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद वैसे भी तनावपूर्ण हालात हैं, वहां से इनको छात्रों को वापस लाया नहीं जा सकता। अजरबैजान ने खुलकर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर के समय साथ दिया था, इसलिए वो भी सही नहीं है। तुर्की की बात करें तो तुर्की ने भी पाकिस्तान का साथ दिया था, लिहाजा वो भी सही नहीं। बचा अफगानिस्तान
चूंकि अफगानिस्तान पर इतना भरोसा नहीं किया जा सकता कि हमारे जो छात्र हैं उनको वापस उस रास्ते से लेकर आया जा सके, क्योंकि अफगानिस्तान और ईरान के बीच में सीमा विवाद है। आर्मेनिया और ईरान के बीच में कोई सीमा विवाद नहीं है। शायद ये एक बड़ी वजह है कि सरकार ने इसे चुना। ओमान के रास्ते लाया जा सकता था, लेकिन वो रास्ता लंबा होता। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ेंगे, विदेशी मामलों के जानकार। और हमारे साथ ईरान में फंसे भारतीय छात्रों के जो परिजन हैं वो हमारे साथ टीवी स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, जो चूंकि हम नाम इसलिए रिवील नहीं कर रहे हैं क्योंकि नाम रिवील करना सही नहीं होगा, इसलिए हम इनको परिजन के तौर पर ही दिखा रहे हैं। मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके कौन रिश्तेदार जो हैं वो ईरान में फंसे हुए हैं, और आखिरी बार, चूंकि अभी बातचीत तो हो रही होगी, इन बातचीत के दौर में वो क्या कुछ कह रहे हैं ईरान की जो परिस्थिति है उसके बारे में। First of all, greetings to everyone whosoever is listening to these unhidden voices through this platform. And second, thank you so much. I really want to present my immense gratitude to this news channel who provided us a route to connect and let our voices be heard to all and everyone out there. I'm from Jammu and Kashmir, and one of my siblings is studying currently in Iran. She is a first year student, and from the first day जब से इसराइल ने अटैक किया है ईरान पे, सिर्फ वो लोग स्ट्रगल नहीं कर रहे, उससे कई ज्यादा और कई बदतर तरीके से हम लोग जो कि यहाँ पर है, जिनको ये भी नहीं पता होता कि अगले ही मिनट में तेहरान के किस जगह पर अटैक होगा, ईरान के किस जगह पर अटैक होगा, और हमारे डियर वंस हैं वो सेफ रहेंगे कि नहीं। तो हमारी कंडीशन जो है वो डे बाय डे, विद ईच आवर, विद ईच मिनट और वर्स्ट हो रही है, विद सीइंग हाउ डिवास्टेटिंगली बोथ द कंट्रीज आर अटैकिंग ऑन ईच अदर। जब भी हम उन लोगों से बात करते हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट दे आस्क अस, द फर्स्ट tear that sheds from their eyes is about इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी और कितने दिन हम लोगों को यहाँ रहना है। They do not know कि उन्होंने अगर आज अभी खाना खाया, क्या उनको दिन के जो 2 बार खाना मिलता है, क्या उनको दूसरा खाना मिलेगा अभी कि नहीं। वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, उनको ये भी पता नहीं होता है कि कहीं उनके ऊपर तो मिसाइल ना गिरी। उससे भी वर्स्ट ये है कि वो पूरी रातों को जागे होते हैं, वो पूरी रातों को आसमान की तरफ देख रहे होते हैं कि उनकी डायरेक्शन में कोई मिसाइल तो नहीं आया। They are not adults, they are not people who are like, you know, एक ऐसी चीज हम बोलते हैं कि अगर हम एक हिसाब से देखिए, हम पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं 3 ग्रुप्स में। हम देखते हैं कि यंग हम लोगों के पास कितने हैं, हम लोगों के पास करंटली कितने, और हमारे पास पोस्ट अडल्ट कितने हैं। जो लोग वहां है, they are pursuing, they are the people who are stuck in Iran are actually the future of India. The youths which are stuck there, they are the MBBS students who went there to add shine to the nation of India. And Indian government is not helping them in coming back. They are risking their lives there. नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकती कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हेल्प नहीं कर रही है। 110 छात्रों को अभी आर्मेनिया जो है वो लाया गया है। धीरे धीरे एक एक करके सबको लेकर आया जाएगा। सरकार की तरफ से कोशिशें तो हो रही हैं। क्या कुछ बात हुई है, जो आपके वहां पर करीबी हैं भारतीय दूतावास में, क्या कुछ वहां से कहा गया? वहां पर जो है नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है, तो हम लोग अगर उनसे बात भी कर पा रहे हैं, द वॉइस इज गेटिंग ब्रेक इन बिटवीन। ठीक है। दूसरी चीज हो रही है कि अगर हम उनसे बात करें, दे आर टेरिफाइड, दे आर सेइंग कि पिछले 2 दिनों से क्या हो गया, उनको बाई रोड ईरान के जो सेफर साइड्स है वहां पर शिफ्ट किया जा रहा है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को डिफरेंट टाइम पीरियड्स पर बाई रोड एक जगह से दूसरी जगह ले लिया गया। एंड वो काम जो है वो इंडियन एम्बेसी और जो ईरानी एम्बेसी था उन दोनों ने किया। फॉर दैट वी आर रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू एवरीवन हु वर्कड फॉर दैट। और अभी जो है वो कुछ सेफर साइट्स पर जो है, कुछ बच्चे जो है यूनिवर्सिटीज के एट सर्टेन एजेस ऑफ ईरान, जो सेफर साइट्स है जैसे आर्मेनिया वगैरह है, वहां पर उनको ले लिया गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनको ये भी नहीं पता कि जहां पर वो फिलहाल है, लाइक आर्मेनिया, मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर इन आर्मेनिया, दे डू नॉट नो कि कहीं वहां तो अटैक नहीं हुआ। दैट डाउट, दैट
worriness is killing them more than the actual reality. नहीं, लेकिन अभी आपने इस बात को कहा ना कि भारतीय दूतावास और ईरानी दूतावास मिलकर ये जो सभी छात्र हैं, जो नौजवान हैं जिनकी उम्र 25 से कम होगी, मैं समझ सकता हूं कि 25 से कम में घबराहट कितनी ज्यादा हो जाती होगी, खासकर इस तरह के माहौल को देखते हुए। वहां पर दूतावास मदद कर रहा है और इस समय वहां पर उन्हें सुरक्षित जो जगह है वहां पर लेकर जाया गया है। पैनिक सिचुएशन समझी जा सकती है, लेकिन इस बात को भी समझना पड़ेगा कि इंडियन जो हुकूमत है वो उनके साथ वहां पर खड़ी है। Undoubtedly, Indian government is working there. Undoubtedly, Indian government is making sure कि उनको जो भी चीजें हैं वो उनको मिले. But we people here are requesting Indian government कि अगर हम past history देखें तो we see कि जब कोरोना वायरस वाला टाइम था, when entire world was suffering through such a devastating virus, तब इंडियन गवर्नमेंट सक्सेसफुली उन्होंने जो है जो बाहर स्टूडेंट्स थे उनको बाहर से जो है अपने अपने स्टेट्स पर लाया। टाइम जब यूक्रेन वॉर था तब भी हमने देखा कि ईच एंड एवरी पर्सन हु वाज देयर इन डिफरेंट इन यूक्रेन, ईदर फॉर द पर्पस ऑफ जॉब, ईदर फॉर द पर्पस ऑफ फर्दर एकेडमिक्स एजुकेशन, हमने देखा कि उनको भी सेफली और साउंडली जो है इंडियन गवर्नमेंट ने बाहर से यहाँ लाया। सो वी as the youth, as the dear ones, we are expecting and requesting the Indian government कि जिस तरीके से आप लोगों ने अपनी past history में इतने fruitful काम किए हैं, आप इस बार भी करेंगे। भरोसा रखना होगा आपको। उस समय ध्यान में होगा कि जब यूक्रेन और रूस में युद्ध हुआ था तब वहां पर नागरिकों को निकलने के लिए सीज फायर किया गया था और उन इलाकों में रूस की तरफ से कभी भी बमबारी नहीं की गई जहां पर इंडियन सिटीजन्स थे या इंडियन छात्र थे। वो उस जगह को पूरी तरीके से उन लोगों ने छोड़ दिया था। हमारे साथ वसीम रजा जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं और वो हमारे साथ ईरान से जुड़े हैं। वसीम रजा जी, आपका बेहद स्वागत है इंडिया डेली में। सबसे पहले तो मैं इस समय ईरान की जो सिचुएशन है वो समझना चाहूंगा कि इस समय वहां पर चल क्या रहा है। वसीम रजा जी के पास आवाज नहीं जा पा रही है। मैं समझ सकता हूं कि वहां नेटवर्क का इशू है, क्योंकि जो बात हम लोग की हुई थी उसमें यह पता चल रहा है कि नेटवर्क अप एंड डाउन हो रहा है। कई बार नेटवर्क मिल रहा है और कई बार जो इंटरनेट की स्पीड है वो काम नहीं कर रही है। मैं यहां पर यूके देवनाथ जी को बीच में लाना चाहूंगा। यूके देवनाथ जी, आप हमारी बहन को सुन रहे थे, वो कह रही थी कि भारतीय जो हुकूमत है वो काम कर रही है, लेकिन जब कोई अपना होता है तो अंदर यही होता है कि जितनी जल्दी हो सके उस परिस्थिति से वो निकल कर आ जाए। चाहे हमारी बहन हो, चाहे उनकी जगह मैं होता, मेरा भी कोई अपना होता, तो मैं भी शायद इसी तरह के जज्बात अपने भीतर रखता। लेकिन इस बात को भी वो कह रही हैं कि भारतीय हुकूमत जो है वो काम कर रही है, वो लोगों को वहां से निकाल रही है। यूके देवनाथ जी, देखिए, भारत का ये रिकॉर्ड रहा है कि दुनिया में कोई भी भारतीय दुनिया में किसी भी कोने में अगर युद्ध की स्थिति में या किसी डिजास्टर में फंसते हैं तो भारतीय हमारा विदेश मंत्रालय जो है तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। उस देश का दूतावास जो दिल्ली में है, चाणक्यपुरी में, वहां पे भी हमारे लायज़ान ऑफिसर को बिठा दिया जाता है और हमारा जो दूतावास उस देश में होता है या कंसुलेट हमारा जो उस देश में होता है वहां पर भी लगातार उस देश के विदेश मंत्रालय के हम संपर्क में रहते हैं। तो एक दोहरी डबल स्ट्रेटेजी। अभी जहां तक ईरान की बात है, आकलन आज से 24 घंटे पहले तक ऐसा था कि यह युद्ध अगले 24 घंटे या 48 घंटे में खत्म हो जाएगा। अमेरिका शायद ईरान के ऊपर जितना दबाव डाल रहा है, अमेरिका इजराइल को भी उतना ही समझा रहा है कि शायद समय आ गया है कि अगले 24 घंटे या 48 घंटे में इजराइल ईरान के ऊपर हमले करना बंद कर दे। ईरान ने भी बैकग्राउंड में पर्दे के पीछे बोला हुआ है कि वो भी अपने जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको इजराइल की तरफ छोड़ना बंद कर देंगे। अगर ऐसा आकलन फाइनली होता है, क्योंकि ये समझना पड़ेगा, ये आकलन सिर्फ हमारी मिनिस्ट्री, हमारा विदेश मंत्रालय नहीं, दुनिया भर के विदेश मंत्रालय आकलन को करने की कोशिश कर रहे थे। इस आकलन में भारत के बच्चों के साथ अगर आप देखें, ईरान में पाकिस्तान के भी बच्चे हैं, ईरान में इजिप्ट के भी बच्चे हैं और बड़ी तादाद में ईरान में साउथ ईस्ट एशिया से भी बच्चे पढ़ने जाते हैं। ठीक है। तो सारे देशों के विदेश मंत्रालय आकलन कर रहे हैं कि क्या युद्ध अब अनलिमिटेड वॉर होगा, क्या अमेरिका इसमें ज्वाइन करके बॉम्बिंग चालू कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे कल खलबली मचा दी ये बोलकर कि तेहरान खाली करो दो, शायद ऐसा नहीं होगा।
नहीं, मैं हमारी आऊंगा, जो रॉ मैं है, आऊंगा। मुझे नहीं लगता कि 24 से 48 घंटे में खत्म होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान और जो एक प्रस्ताव था आज G7 समिट में, उस पर उन्होंने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। मैं उस पर चर्चा करूंगा। चक्रपाणी जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन हमारे साथ एक और मेहरान जो है वो जुड़ गए हैं, उनके भी परिजन हैं। मेहरान, आपके जो परिजन हैं जिनसे आपकी बात हुई होगी, वो इस समय ईरान की जो परिस्थिति है वो क्या बता रहे हैं, और जो हमारी हुकूमत है वो किस तरह से भारतीय जो आवाम है, वहां पर जो लोग पढ़ने के लिए गए हैं, उनकी मदद कर रही है, जरा बताइएगा। Thank you so much. First of all, good evening to all of the guests. तो मेरा भाई वहाँ पे है, तो so far they are safe. तो अभी एम्बेसी ऑफ ईरान और द ऑनरेबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनकी वसादत से वो सेफर लोकेशंस पे उनको रिलोकेट कर दिया गया है। So far they are safe, but the situation in Tehran is quite alarming. तो अभी हम सारे पेरेंट्स, आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पेरेंट्स फ्रॉम कश्मीर स्पेशली, तो अभी वो हमारे सारे स्टूडेंट्स अभी सेफ है अल्हम्दुलिल्लाह। दे हैव बीन शिफ्टेड टू द सेफर लोकेशंस। तो अभी स्टेट्स ये है कि हालात बहुत ही खराब है तेहरान में, स्पेशली स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। अभी मेरी आज रात मेरे भाई से बात हुई, अभी वो सेफ है, लेकिन स्ट्रेस कंडीशन जो है बहुत ही अलार्मिंग है, बहुत ही डिस्ट्रेसफुल है। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन एट द सेम टाइम जो एम्बेसी ऑफ ईरान है, एम्बेसी ऑफ इंडिया इन ईरान है, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट करा हुआ है। और ईरान गवर्नमेंट यहाँ से, हमारी ऑनरेबल इंडियन गवर्नमेंट भी अच्छे से बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर रही है। उनको सेफर लोकेशंस पे रिलोकेट कर दिया गया है। लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पेरेंट्स मेरी रिक्वेस्ट ये है हमारी अपनी गवर्नमेंट से, स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, कि हमारे स्टूडेंट्स को वहाँ से जल्द से जल्द जो है इवैक्यूएट कर दिया जाए, एक प्रॉपर इवैक्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाए। क्योंकि वी आर ऑल नोन ऑफ द फैक्ट, वी आर ऑल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट हमारी गवर्नमेंट जो है वो वेल कैपेबल है इन जो है ये जो प्रोसेस ऑफ इवैक्यूएशन है वो करने में वो बहुत ज्यादा सक्षम है। तो हमारी जो मेरी जो है रिक्वेस्ट है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पेरेंट्स ये है कि जो स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, कि हमारे स्टूडेंट्स जो वहां पर स्टक है अभी, ऑल्दो दे हैव बीन शिफ्टेड टू द सेफर लोकेशंस, बट वी वांट एन इमीडिएट इवैक्यूएशन प्रोसेस फ्रॉम बोथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ ईरान। आप भरोसा रखिए हमारी हुकूमत पर, वो सबको निकालेगी। चूंकि इस समय वॉर की सिचुएशन है, कोई भी कदम जो होगा वो फूंक फूंक कर रखेगी, ऐसी कोई भी गलती नहीं करेगी जिससे कोई हानि हो जाए। और यही वजह है कि समय लग रहा है, क्योंकि सारी चीजों को लेकर जहां तक मैं समझता हूं, चक्रपाणी जी मैं उस पर आऊंगा आपके पास, लेकिन चूंकि हमारे साथ ईरान से वसीम रजा जी भी जुड़ गए हैं, सारी चीजों को कम्युनिकेट करना पड़ता है, बताना पड़ता है सामने वाली पार्टी को भी, आप पर्टिकुलर इस लोकेशन पर कोई हमला नहीं करेंगे, यहां पर मेरे सिटीजन हैं या फिर किसी दूसरे मुल्क के जो है वो सिटीजन है। ये सारी चीजें कम्युनिकेट करनी पड़ती हैं और धीरे धीरे निकालना पड़ता है। चक्रपाणी जी उस पर बेहतर बताएंगे, लेकिन वसीम रजा जी चूंकि ईरान से हमारे साथ जुड़े हैं, वसीम जी स्वागत है आपका इंडिया डेली में। इस समय ईरान में क्या परिस्थिति है, जरा आंखों देखिए आप दर्शकों को बताइएगा। अनम्यूट करिएगा तो वसीम जी। वसीम जी बोलिएगा। वसीम जी ऑडियो आपका नहीं आ पा रहा है, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। चक्रपाणी जी, क्योंकि हमारे साथ पैनल में दो ऐसे लोग हैं जिनके अपने जो हैं वो फंसे हुए हैं ईरान में, जो प्रोसेस होता है निकालने का, जो भारतीय छात्र वहां फंसे हुए हैं, चूंकि इनका कहना है कि जल्द से जल्द निकाला जाए। वो बात मैं भी समझता हूं, किसी के भी परिजन हो वो चाहेंगे कि सिचुएशन से जल्द निकाला जाए। इस बात को भी मान रहे हैं कि भारतीय हुकूमत जो है वो ईरान की हुकूमत के साथ मिलकर उन्हें एक सुरक्षित जगह पर रखी हुई है, लेकिन इसमें समय लगता है। प्रोसेस क्या होता है सुदर्शन चक्रपाणी जी, आप जरा वो समझाइएगा। तो सबसे पहले जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।
देखिए, आपको ये चीज समझनी चाहिए, मुझे जितनी सहानुभूति इन परिजनों के साथ है उसका कोई जिक्र नहीं कर सकता, उसके कोई अल्फाज नहीं है, पूरी सहानुभूति है, नो डाउट्स ऑन दैट। ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि उनको उत्सुकता है, उनको एंग्जाइटी है, वो चाहते हैं कि वो लोग वापस आए, लेकिन क्या इतना आसान है? देखिए, वहां पे बम गिर रहे हैं, इट इज अ वॉर सिचुएशन। ठीक है, आपको पता है कि वॉर सिचुएशन है, और ये भी आपको पता है कि हिंदुस्तान ने अपने नागरिकों को हर जगह से निकाला है, चाहे वो यमन था, चाहे वो सीरिया था, चाहे वो यूक्रेन था, चाहे वो कोरोना के टाइम पे अलग अलग जगहों से लेके आए हैं। जितने भी बाकी देश हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंक्लूडिंग चाइना, इंक्लूडिंग यूके, उन्होंने छोड़ दिए थे अपने नागरिक। चाइना ने तो कह दिया था कि आप अपना भाई रब रखा, देख लो, आप जो कर सकते हो कर लो, हमसे ना बात करें। ठीक है, उस हालात में हम लोग लेके आए हैं वापस। आपको ध्यान में होगा आप सुदर्शन इसके लिए- चक्रपाणी जी, जब यूक्रेन पर रूस ने हमला किया था तब पाकिस्तान के छात्रों का बयान आया था कि पाकिस्तान की हुकूमत ने उनको छोड़ दिया था, वो दूसरी तरफ देख रहे थे कि भारतीय हुकूमत अपने नागरिकों को वहां से निकाल रही है। वो बयान मुझे ध्यान में है क्योंकि मैंने उस पर शो किया था। बिल्कुल सही। अब आप देखिए, जो है, मुझे कश्मीर के मेरे भाई बहनों से बहुत सहानुभूति है। मैं कश्मीर गया हूं, कई बार रहा हूं, बहुत बेहतरीन जगह है, बहुत बेहतरीन लोग हैं, लेकिन इतना भी जरूर याद रखिएगा, हमने जो इतना विश्वास रखिए, चाहे जो भी हुआ हो पहले, हम अपने भारतीयों को वापस लाएंगे। ये नया भारत है, ये वो भारत नहीं है जो उन्होंने देखा होगा या उन्होंने कल्पना की होगी, है ना, जब हमने आर्टिकल 370 को निकाल दिया। ये वो भारत नहीं है, ये नया भारत है। आपको याद होगा सुषमा स्वराज के बोल थे, एक हिंदुस्तानी चाहे कहीं भी फंसा हो, चाहे वो मार्स में हो, वीनस में हो, हम उसको वहां से लेके आएंगे। इनको मैं अपने परिजनों को विश्वास दिलाता हूं, या ये बात गांठ बांध के रख लीजिए, अपने दिमाग को, अपने दिल को, अपने सबको, है ना, शांत करिए। डिमांड बेकार की ना करें, क्योंकि ये संभव नहीं है। नहीं, वो करेंगे। देखिए, नहीं, आप मिनट उनको बाय समझा मिनट नहीं सकते आपको- चक्रपाणी जी, मैं इस पे कतई आपके साथ नहीं होऊंगा। भाई, कोई भी परिजन है वो चाहेंगे कि उनके परिजन जल्द से जल्द वापस आ जाए, और उसको लेकर वो अपनी बातों को तो रखेंगे। देखिए, बेचैनी होगी, छटपटाहट होगी, युद्ध की सिचुएशन है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार अपने हिसाब से काम करती है, सरकार दबाव नहीं लेती। सरकार को सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो सरकार के लिए अहम होती है, और यही वजह है कि सरकार जब तक सेफ्टी नहीं होगी, जब तक एक क्लियर जो वे है वो नहीं मिलेगा, तब तक सरकार निकालेगी नहीं। चक्रपाणी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब आप देखिए किस तरह से भारत सरकार ने निकाला है तेहरान से या अलग अलग जगहों में ईरान से, उनको लेके गए हैं लैंड रूट से सुरक्षित। कहां लेके गए हैं? आर्मेनिया। क्यों आर्मेनिया? आपने शुरुआत में ही बताया क्यों आर्मेनिया। अफगानिस्तान संभव नहीं है, अजरबैजान भूल जाइए, राइट, ओमान बहुत दूर हो जाएगा, समुद्र का रास्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन आर्मेनिया के साथ कंटिन्यूअस रास्ता है, आप रोड के जरिए जा सकते हैं। आर्मेनिया के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, आप वहां पे बिल्कुल सेफ, सुरक्षित रख सकते हैं। वेरी नेचुरली अगर बड़े बड़े काफिलों में लेके जाएंगे तो आप, इजराइल तो आपको छोड़ देगा, लेकिन ईरानी जहाज, ईरानी वहां पे भी आपको दिक्कत आ सकती है। आपको कोऑर्डिनेट करना है, नॉट जस्ट ईरानी गवर्नमेंट से, बट ईरान के अंदर भी वहां पे, है ना, कुछ ना कुछ चल रहा है जो करंट रिजीम के खिलाफ है। वो चाहते हैं कि तख्ता पत्ता जाए। इन सब के साथ कोऑर्डिनेट, उसका भी विरोध अंदर बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, हमारे साथ दो परिजन हैं, जो हमारी बहन है, मैं उनके पास आना चाहूंगा। आपने हमारे एक्सपर्ट्स की बात सुनी, हमारे साथ यूके देवनाथ जी हैं, हमारे साथ चक्रपाणी जी हैं, जिन्होंने बात बताई। उन्होंने इस बात को बिल्कुल साफ कहा, वही बात मैं भी कह रहा हूं कि सरकार निकालेगी, लेकिन सरकार तभी निकालेगी जब उससे लगेगा कि ये जो वे है वो क्लियर है। इसीलिए पहले जत्थे में 110 लोगों को अभी निकाला गया है, और आने वाले समय में एक एक करके सबको निकाला जाएगा। सर, द कंसर्न इज कि अगर हम उन लोगों का एक साल का रूटीन देखें, अगर अल्हम्दुलिल्लाह से सब ठीक होता, तो उनकी ना समर वेकेशन का टाइम होता है अभी। तो इस वक्त क्या होता है, वो लोग घर आते हैं, इस वक्त वो घर आते हैं, और
एक चीज है ना कि यहाँ से हम ट्रांसफर नहीं कर सकते थे पहले पैसे ईरान, तो जितने भी पैसे उनको देने होते थे वो हमको तब देते थे जब वो यहाँ वकेशंस पे आते थे। पर प्रॉब्लम ये हुई कि अभी जो बच्चे हैं उनका टाइम था वकेशन पे आने का, उनके एग्जाम थे, एग्जाम खत्म होने के बाद वो वकेशन के लिए यहाँ आ जाते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। पर हालात ऐसी हो गई है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, पानी की बोतल भी उनको 20 रुपए 30 रुपए की खरीदनी पड़ रही है। उनका खर्चा जो है इस हालात की वजह से बढ़ रहा है और यहाँ उनके पास पैसे नहीं है। सो हम ऐसे, इफ you are right now seeing one person sitting and speaking to you, but trust me, I am not speaking only on my behalf, I am speaking on behalf of the 1100 families here। 1100 बच्चों के घर वालों की तरफ से मैं बोल रही हूँ कि कुछ बच्चों के पास पैसे नहीं है। They are thirsty, they are hungry from past 3 days 2 days। नहीं, यानी क्या आप कह रही हैं कि एम्बेसी की तरफ से उन्हें खाना मुहैया नहीं कराया जा रहा है या पानी मुहैया नहीं कराया जा रहा है जिन बच्चों को अभी सेफ प्लेस पे रखा गया है? Exactly, they are right now only kept at a safe place, they are not provided with complete food and resources। वो देश जानना चाहता है कि क्या कोई समझौता ईरान करने के फेवर में है क्या? बिल्कुल इसराइल के साथ, क्योंकि इसराइल को असल देश ही नहीं मानते। देखिए यहां पर एक चीज को मैं बात क्लियर करूं, एक है हमारे जो ज्यूस है, ईरान का स्टैंड है कि पैलेस्टाइन बिलोंग टू पैलेस्टाइनियंस, चाहे वहां के मुसलमान हो, चाहे वहां के क्रिश्चियंस हो, चाहे वहां के ज्यूस हो, ये जमीन उनकी है। लेकिन इसराइल बाहर से आया, ये बाहर से लोगों को बसाएगा, असल इस पे क्लियर कट स्टैंड है। ये स्टैंड कोई भी समझौता नहीं। अगर समझौता होता तो ईरान तो अभी जिस तरीके से जवाब दे रहा है तो समझ आ रहा है, पूरी दुनिया देख रही कि इसराइल के पास क्या है। अभी तो आयरन डोम, थर्ड, ये सारे तो फेल हो रहे हैं। लेकिन वसीम रजा जी, आपको नहीं लगता कि अगर ये लड़ाई ज्यादा बढ़ती है तो अमेरिका खुलकर सामने आ जाएगा, यूरोपियन यूनियन जो है, उनकी जो कंट्रीज हैं वो भी ईरान के खिलाफ खड़ी हो जाएंगी? ये दुनिया देखो, अभी तो है अनऑफिशियली तो अमेरिका ये सारे तो नहीं है, लेकिन वही तो पीछे है। इसराइल के पास खुद क्या है, उसके पीछे तो यही है। जबकि यही ईरान न्यूक्लियर टॉक्स के हवाले से पूरी हिमायत, पूरी उनके साथ कॉपरेशन कर रहा था, लेकिन वो बहाना ढूंढ रहे थे। बहाना ढूंढ रहे थे कि कैसे बहाना लाया जाए। ठीक है, संजीव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, हमारे साथ दो ऐसे लोग हैं जिनके वहां पर परिजन जो हैं वो फंसे हुए हैं। एक बेचैनी है और छटपटाहट भी है कि उनके जो अपने हैं वो वापस जो हैं वो अपने मुल्क में यानी भारत में आ जाए। प्रोसेस में एक लंबा समय लगता है। आर्मेनिया को क्यों चुना गया और आर्मेनिया के जल्दी किस तरीके से अब इन लोगों को वापस हिंदुस्तान लेकर आया जाएगा, क्योंकि अभी महज 110 लोगों को ही आर्मेनिया पहुंचाया गया है, एक लंबा समय लगेगा। संजीव जी। नहीं, देखिए, भारत अपने जो नागरिक हैं उनको किसी भी तरीके की संकटकालीन स्थिति में इवैक्यूएट कराने के लिए अपना बेस्ट एफर्ट डालता है। और भारत का जो इवैक्यूएशन ऑपरेशंस को करने का एक शानदार इतिहास रहा है, चाहे वो आप गल्फ वॉर के समय से ले लीजिए और उसके बाद जो अनेकों स्थितियां बनी, चाहे वो यूक्रेन रशिया का युद्ध हो, अफगानिस्तान हो, जिबूती हो, सूडान हो, नेपाल की जो सिचुएशन में भी भारत ने जाहिर है कि बढ़ चढ़ करके मदद देने का ही कार्य किया। और वहां पर भी तो इस तरीके की जो भी जहां कहीं भी संकटकालीन स्थितियां होती हैं, भारत वहां पर अपना बेस्ट जो एफर्ट डालता है और अपने भारत जो अपने नागरिकों को संकट में नहीं छोड़ता और उनको इवैक्यूएट कराना भारत की टॉप प्रायोरिटी होती है। और एक ऐसे समय है कि जब ईरान और इजराइल के बीच का यह युद्ध गहरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में जो ईरान में जो अनेक भारतीय हैं उनको इवैक्यूएट कराने की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू की जा चुकी है। आर्मेनिया जो भारत का एक मित्र राष्ट्र है, उसके माध्यम से उसके डेस्टिनेशन का इस्तेमाल करते हुए भारत ऐसे अपने नागरिकों को बाहर वहां से निकालेगा। और भारत और ईरान के जो आपसी जो संबंध है वो भी मित्रवत संबंध है। और भारत ऐसी इवैक्यूएशन की स्थिति में ईरान की सरकार भी भारत को अपना जो बेस्ट सपोर्ट दे सकती है वो अवश्य देगी, ऐसा मेरा मानना है। और भारत के एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अपने पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। एक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि जो भी वहाँ पे नागरिक हैं
वो अपना जो यदि वो स्वयं से आ सकते हैं तो अपना जो अपने आप को सेफर लोकेशन पे पहले तो ले जाए और उसके बाद जो है वहां से तुरंत ही वहां छोड़े। लेकिन जो ऐसा नहीं कर सकते उनको इवेक्युएट कराने की जो तैयारी है वो भारत अपने मित्र राष्ट्रों के माध्यम से, आर्मेनिया के माध्यम से वो कर रहा है। और ये प्रक्रिया भारत से एक बार ये जो ऑपरेशन जिंदगी जो चल रहा है ये इसमें भारत को सफलता मिलेगी और भारत अपने नागरिकों को, ये जो नया भारत है वो संकट में नहीं छोड़ता है। और जहाँ कहीं भी अगर कहीं भी नागरिक संकट में आते हैं वो भारत सरकार से ऐसी करने की अपील करते हैं तो भारत की सरकार पूरी तरीके से होल हार्टेडली उनकी मदद करती है और यहाँ भी इस स्थिति में भी ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इतना मैं अवश्य कहूंगा कि जो भारत की तरफ से एडवाइजरी जारी की जा रही है, जो ईरान के जो अनेक जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं वो उसको अच्छा उसका फॉलो करें, उसको पालन करें और अपने आप को सेफर तरीके से रखें। और इवैक्यूएशन की जो भी मदद है वो भारत की तरफ से इस ऑपरेशन जिंदगी के माध्यम से उन तक पहुंचेगी और उनको धैर्य भी थोड़ा रखना होगा और अपने आप को सुरक्षित भी रखना होगा। धैर्य भी रखना होगा, सुरक्षित भी रखना होगा। मैं यूके देवनाथ जी आपके पास आना चाहूंगा। डिबेट में जब हम शुरुआत में आए थे तब आपसे जब मैं चर्चा हो रही थी तब मैंने कहा था कि एक सवाल है जिसका जवाब मैं आपसे चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप का बयान कि अब मैं अंत चाहता हूं, तेहरान खाली कर दो। डोनाल्ड ट्रंप जब G7 समिट में पहुंचे तो वहां पर तय किया गया, 6 मुल्क जो G7 के हैं उन्होंने तय किया कि हम एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करवाते हैं इजराइल और ईरान का, जिसमें सीज फायर की बात होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया और वो सीधे जो है वो अमेरिका वापस लौट आए। अमेरिका आने के बाद उनके तेवर तल्ख हो गए। जाने से पहले ये कह रहे थे कि मैं JD वेंस को टेबल पर भेजूंगा कि बात करने के लिए वो जाए, अब वो कह रहे हैं कि अब ईरान को पता है कि कहां आना है। तो कई सारे कॉन्ट्राडिक्ट जो बयान है डोनाल्ड ट्रंप के वो आ रहे हैं, वो एक जगह एक लाइन पर कहीं भी टिक नहीं रहे। कभी वो अप जा रहे हैं, फिर डाउन आ रहे हैं, फिर अप जा रहे हैं, फिर डाउन जा रहे हैं। अमेरिका सोच क्या रहा है? देखिए, ये सवाल छोटा सा सवाल है, क्या अमेरिका ईरान पर सीधा हमला करेगा? जवाब है नहीं। बस अमेरिका क्या करेगा कि हर तरह की डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट देता रहेगा इजराइल को। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी करवा देगा ईरान के फाइटर विमान को। लेकिन अमेरिका सीधा अपने फाइटर विमानों को ईरान के अंदर नहीं भेजेगा। अमेरिका सीधा जमीनी रास्ते से अपने टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियों को ईरान में नहीं घुसाएगा। अगर हम सद्दाम हुसैन वाला वाकया याद करें, अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के ऊपर ये बोलकर कि उसके पास बहुत कुछ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, अमेरिका को 1 महीने तक बॉम्बिंग करनी पड़ी थी इराक के ऊपर, उनको नरम करने के लिए। और उसके बाद अमेरिका को सुविधा हो गई कि इराक के साथ बहुत बड़ा बॉर्डर लगा हुआ है सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया में पहले से ही अमेरिका की फौज तैनात थी। तो सऊदी अरेबिया से 3 डिवीजन यानी 10,000, 10,000, 10,000 3 एक्सिस से सऊदी से उनके टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां बगदाद की तरफ कूच कर गई। इसी तरह से कुवैत में अमेरिका ने 1 डिवीजन लैंड कराई और फिर वो कुवैत से जी 10,000 ट्रुप और टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां कूच कर गई। ऐसी जो संभावना है कि अमेरिका इस तरह से अपने टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियों को और 10,000 या 1 डिवीजन या 30,000 यानी 1 कोर आर्मी को घुसा देगा ईरान में, ये संभव नहीं है। ईरान की एयरफोर्स बहुत छोटी है, नेवी बहुत छोटी है, लेकिन ईरान की जमीनी आर्मी जो है उसकी सफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, हाईली मोटिवेटेड है। मैं ईरान का समर्थन नहीं कर रहा हूं, समझना चाहिए। एज ए मिलिट्री एनालिस्ट मैं उनकी वार फाइटिंग पोटेंशियल को एनालाइज करता हूं। तो अमेरिका अगर ये सोचे कि ईरान में वो अपने जमीनी रास्ते से घुसा देगा 30,000 ट्रूप्स को 1 कोर या 90,000 ट्रूप्स को यानी 3 कोर, तो ये संभव नहीं है ईरान के साथ। ये संभव नहीं है। अमेरिका बॉम्बिंग करना शुरू करेगा? नहीं करेगा। अमेरिका ने सिर्फ इजराइल को और बढ़िया हवाई अड्डे देने हैं और बढ़िया बॉम्ब्स देने हैं, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग देनी है। अमेरिका इजराइल को शानदार अवाक भी दे देगा ताकि अमेरिकन अवाक इजराइल के जो
स्ट्राइक पैकेज है उसको कवर दे सकें। ठीक है, इंटेलिजेंस मुहैया करा देगा अमेरिका, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करके अमेरिका इराक के रडार सिस्टम को जैम कर देगा। इससे ज्यादा अमेरिका नहीं करेगा, नहीं कर सकता। ठीक है चक्रपाणी जी, लेकिन एक सवाल अमेरिका की भूमिका पर भी उठता है, क्योंकि अभी उन्होंने इराक का जिक्र किया, मैं उस पर आ नहीं रहा था। इराक पर इन्होंने आरोप लगाया कि उनके पास कई घातक हथियार है, बमबारी कर दी, पूरे इराक को खत्म कर दिया, कुछ मिला नहीं। अफगानिस्तान आपने बर्बाद कर दिया, पूरी तरीके से आपने अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया, और एक जिसे आप आतंकवादी समूह कहते थे, एक गुट कहते थे, उसके हाथ में आपने अफगानिस्तान की जो चाबी है वो थमा दी, यानी तालिबान के हाथ में। आज वो तालिबान वहां पर सरकार चला रहा है। अब बात ईरान की आए, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की दखल का मतलब क्या है? ठीक वैसा ही पैटर्न जिस तरह से इराक अफगानिस्तान को लेकर चलाया गया था, वो ईरान को लेकर भी चलाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, या फिर कुछ और है? देखिए, अमेरिका का जो रवैया है वो अमेरिका का रवैया है। आप ये देख के चलिए, हेनरी किसिंजर ने एक समय कहा था कि अमेरिका का दुश्मन होना घातक है, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना मौत को इनविटेशन देने के बराबर। तो ये तो अमेरिका की रियलिटी है। और अमेरिका जो है वो ट्रांजैक्शनल रहा है शुरू से आज तक। उसको इमीडिएट गेन्स या लॉसेस दिखाई देते हैं, लॉन्ग टर्म वो नहीं सोचता है। इसमें उसको बाकी चीजों का कोई ये ध्यान नहीं होता। आप ही के चैनल में मैंने एक बार पहले कहा था कि एक मैप बना था जिसका नाम था रैल्फ पीटर्स मैप, 2009 में बना था, और उसमें ये कहा था कि साहब देखिए, ये जो मिडिल ईस्ट पूरा का पूरा, पर्शियन गल्फ, मिडिल ईस्ट, ऑल द वे अप टू पाकिस्तान, ये सारे के सारे जो बॉर्डर्स बने हैं ये एडहॉक बने हैं, बिना किसी सोच विचार के। तो हमको ये बॉर्डर्स रीड्रॉ करने होंगे। और ये जो प्रकरण शुरू हुआ है, आपको रैल्फ पीटर्स मैप का काफी हद तक दिखाई दे रहा है, चाहे वो इराक में हो, चाहे वो सीरिया में हो। अब वो ईरान और पाकिस्तान में होने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ये अपनी जगह है, ये अपनी जगह। एक फाइनल कमेंट जी, चक्रपाणी जी, एक फाइनल कमेंट ले लेता हूं। सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि जो हमारे परिजन हैं, इनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो रजा जी ने कहा है बिल्कुल सही कहा है, धैर्य रखिए, धैर्य को रखना होगा। ठीक है, देखिए, मैं आपको ये बता सकता हूं, मेरे दो बेटे हैं, दोनों नेवी में हैं, दोनों के हालात ऐसी जगहों में सिंदूर के टाइम पे भी थे, मुझे भी धैर्य रखना था। हम मेरे पास इतने दोस्त हैं, इतने कोर्समेट्स हैं, जिनके परिजन, जिनके ऑफिसर्स वहां पे कश्मीर में थे, हमारे जवान कश्मीर में थे, वहां पे हालात जो थे उसमें भी हमने धैर्य रखा था। ठीक है, अब फाइनल कमेंट ले लेते हैं। यहाँ पर भी फाइनल कमेंट ले लेते हैं। देश आपको छोड़ के नहीं आएगा जी। फाइनल कमेंट लेते हैं। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, जिनके भाई साहब वहां पर ईरान पर फंसे हुए हैं, मेहरान जी, फाइनल कमेंट आपका, 30 सेकेंड प्लीज। जी, सबसे पहले तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं एम्बेसी ऑफ ईरान, एम्बेसी ऑफ इंडिया के, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के। उन्होंने हमारे स्टूडेंट्स को, जो वहाँ पे बच्चे फंसे हुए हैं, उनको सेफ जगह जो प्लेसेस पे है उनको रिलोकेट किया हुआ है। उनका जो वो सारे वहाँ पे अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हमारी ये रिक्वेस्ट भी रहेगी कि उनके बेटरमेंट के लिए जो भी अच्छा रहेगा, जो भी कुछ सूटेबल है, चाहे फिर वो इवेक्यूएशन प्रोसेस हो या कुछ और हो। बीइंग ए पेरेंट हमें नहीं पता है कि इसके पीछे की डिप्लोमेसी क्या है, बट एज फार एज आवर इमोशंस आर कंसर्न, हम यही कहेंगे कि हम चाहेंगे कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी एक ऑल्दो उनका एक प्रॉपर इंटरेस्ट है इसमें, लेकिन हम चाहते हैं कि वो ज्यादा इंटरेस्ट इसमें ले, जल्दी तेजी से करें। मतलब मैं समझ गया। ठीक है, अपने ठीक है, मैं आपके पास आना चाहूंगा, जो हमारी बहन है, आप कुछ कहना चाह रही है? फाइनल कमेंट 30 सेकेंड। First of all, मैंने start भी किया था with thanking the Indian Daily Life. I again want to end with the same thing. Thank you so much for providing us a platform जहाँ से हम अपनी बात कह सके. And second thing, thank you to everyone who was a member of this discussion. आप लोगों से बात करके, first of all, what we got was sympathy, and second thing we got was belief and trust and hope. So we really hope and we expect Indian government कि वो जितना जल्दी हो सके एक पॉजिटिव जो स्टेप है वो उठाए। एंड अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर, ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर के प्लीज, इट्स टू द पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टू द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टू द एलजी ऑफ कश्मीर एंड टू द सीएम ऑफ कश्मीर,
कि जो भी आप लोगों के अप्रोच में है, जितनी भी हेल्प आप कर सकते हैं वो प्लीज करिए, बिकॉज जो लोग वहां है वो सिर्फ हमारे ही कुछ नहीं बल्कि पूरी इंडिया के जो फ्यूचर है, जो यूथ है, वो वहां पर stuck ठीक है वसीम जी, 30 सेकंड प्लीज, आखिरी कमेंट मैं आपसे लूंगा, समय हो चुका है, प्लीज। जी, बस यही है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, हमें भरोसा रखना चाहिए अपने यहाँ की एम्बेसी की टीम पे। उन्होंने इवैक्यूएशन के लिए इकदामात उठाए हैं ताकि आवाम को, ताकि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बआसानी हिंदुस्तान वापस पहुंचाया जाए। आवाम को सब्र रखनी चाहिए। हाँ, ये चीज है कि अब देखिए इवैक्यूएशन के प्रोसेस में अब आप कहेंगे कि हमें सारी फैसिलिटीज घर की तरह, ऐसा तो नहीं हो सकता। कहीं पे हमें भी सब्र करना है, कहीं सब्र कहीं पे करना students पड़ेगा को भी सब्र और करना है। हमारी हुकूमत पर भरोसा रखना होगा। और मैं सभी को विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय हुकूमत जो है वो उस पर भरोसा रखिए, सभी छात्रों को और सभी हमारे देश के नागरिकों को वो सुरक्षित बाहर निकालकर लेकर आएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए।